Hello everyone, today I'm going to start with liquid dosage forms. In liquid dosage form, uh, we are started with monophasic liquid dosage form, monophasic liquid dosage form for external use. Previous class में हम लोगों ने internal use को discuss किया था. Then for external use, liniments and lotions. तो लिनिमेंट्स और लोशन में हम लोगों ने कल डिफरेंस थोड़ा डिस्कस किया कि लिनिमेंट्स जो हैं दे आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन और लिक्विड प्रिपरेशन. दे आर मेंट फॉर एक्सक्लूसिवली एक्सटर्नल यूज ओनली. दे आर अप्लाइड विथ फ्रिक्शन और रबिंग ऑन द स्किन. दे शुड नॉट बी यूज्ड ऑन ब्रोकन स्किन. ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है लिनिमेंट का और लोशन के बीच में. देन व्हाट आर द लोशंस? Lotions are the aqueous or alcoholic or oily preparations. They are used without friction. They are applied on exposed skin. They act as a protective, soothing agent, or it also have antiseptic property. Then next one is gargles. Gargles are used to treat the infection of pharynx and nasopharynx part. They are diluted with warm water क्योंकि ये concentrate form में दिया जाता है. Then they are used to intimate contact with mucous membrane, जिससे gargle करके हम उसको mucous membrane के touch में वो रहता है काफी देर तक. तो हम ये mucous membrane को soothing effect provide करता है. Then next one is and it has antiseptic, antibiotic and anesthetic action. Then throat pains, they are viscous in nature. और इसमें जो बेस होता है वो बेस है ग्लिसरीन. स्वीट इसका टेस्ट अच्छा होता है. देन स्प्रेज जो है वो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमाइजर, जिनको हम बोलते हैं नेबुलाइजर. और यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं डायरेक्टली ये लंग्स में जाती हैं, तो इसके लिए हमें कुछ एप्लीकेटर यूज करना पड़ता है. दैट एप्लीकेटर इज नोन एज नेबुलाइजर्स. देन next one is inhalations. Inhalations volatile substance होते हैं. इन volatile substance को हम डायरेक्ट भी इनहेल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विक्स इनहेलर्स, और या फिर हम उसको हॉट वाटर में डाल के उसकी जो वेपर्स हैं उन वेपर्स को भी हम इनहेल कर सकते हैं. तो दैट आर नोन एज इनहेलेशंस. देन नेसल ड्रॉप. नेसल ड्रॉप जो है उनके ऊपर एक ड्रॉप आता है जिसको एक सॉर्ट ऑफ एप्लीकेटर भी वो उसका एप्लीकेटर है, या फिर स्क्वीज बॉटल्स आती हैं जिसमें बॉटल के साथ ही उसके ऊपर एक नोजल होता है. तो ये एंटी हिस्टामिनिक और डीकंजेस्टेंट एक्शन के लिए नेसल ड्रॉप्स को ऐड किया जाता है. एंटी हिस्टामिनिक मीन्स एंटी एलर्जिक, और डीकंजेस्टेंट मीन्स कि जो जब पूरा कंजेशन हुआ है उस कंजेशन को रिलीज करने के लिए जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं दैट आर नोन एज डीकंजेस्टेंट्स. Then nasal drops are used in sterile form क्योंकि हम म्यूकस मेम्ब्रेन के टच में आ रहा है, और अगर हम म्यूकस में उसका पीएच जो है वो थोड़ा वेरिएट करते हैं या उसकी टोनिसिटी उस पर्टिकुलर नेसल मीडिया से मैच करते हुआ नहीं होता है, तो वो जो नोज के अंदर जो सिलियरी एक्शन है उसको डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से नोज में इरिटेशन हो सकती है और लंग्स पे इफेक्ट भी आ सकता है. और तो यहाँ पे हम नेसल ड्रॉप्स जो हैं उनको दैट शुड बी आइसोटोनिक एंड बफर्ड का मतलब होता है कि हम अगर हम पीएच मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर नेसल का पीएच इज 5.5 to 6.5, तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए जो एजेंट्स हम इसमें ऐड करते हैं दैट एजेंट्स आर नोन एज बफर्स. तो वो अगर आपका एसिडिक है तो उसमें आप थोड़ा सा बेसिक ऐड कर दीजिए तो वो थोड़ा बेस की तरफ आ जाएगा, और अगर आपको थोड़ा सा एसिडिक चाहिए तो उसको तो हम बफर्स जो यूज करते हैं दैट बफर्स इज used as to maintain the pH of the formulations. Then next, eye drops. Eye drops will be same. हमारा जो eye drops है that should be sterile in nature, और हम उसको आई में
विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम आंख में ऐड करते हैं, लेकिन जो आई है, आई का जो कैविटी है, वो कैविटी की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, आई सैक का वॉल्यूम, दैट इज ओनली 1 ड्रॉप, इवन 1 ड्रॉप भी उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो वो आंख में से एक्सपेल आउट हो जाता है, तो उसको रिटेन करने के लिए हम आई ड्रॉप के अलावा दूसरे और जैसे ऑइंटमेंट वगैरह यूज करते हैं, बट ऑइंटमेंट का साइड इफेक्ट ये है कि वो थोड़ा चिपचिपा और ब्लर विजन आता है, इसलिए इसका ड्रॉबैक होने के बाद भी आई ड्रॉप्स का हम लोग अधिकतर आई ड्रॉप ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो टोनिसिटी और पीएच हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और अगर ये सिंगल डोज कंटेनर है तो इसमें हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं विच एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि हम बार बार उसमें से लेते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस हो सकते हैं। और आई ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए उसमें हम बफर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग एजेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स और उसकी टोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम उसमें विस्कोसिटी एनहांसर्स वगैरह हम ऐड करते हैं। तो और आई ड्रॉप का जो आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और नेसल ड्रॉप, नॉर्मली इनका जो कंटेनर का जो मैक्सिमम साइज है वो 10 ml से ज्यादा नहीं होता है। देन आई लोशंस, आई लोशन इज सेम एज आई ड्रॉप, बस ये है कि इसकी विस्कोसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है उससे, और ये दे आर एक्वस प्रिपरेशन, इजीली ये आईज में से वॉश ऑफ हो सकता है। देन ईयर ड्रॉप में भी ये ईयर कैविटीज में इंस्टिल किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, या फिर सेम जो बॉटल है उसके ऊपर, सेम बॉटल में भी ऊपर उसका ऑरिफाइस या अपर्चर होता है, उसमें से वो आप उसको यूज कर सकते हैं। देन ईयर ड्रॉप्स आर जनरली यूज फॉर क्लीनिंग द एयर, सॉफ्टनिंग ऑफ वैक्स और फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शंस। जनरली इनके जो कंपाउंड हैं, जो मेनली इसमें जो ऐड की जाती हैं चीजें, वो है वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड डाइल्यूट अल्कोहल। देन अब हम आते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे मोनोफेसिक लिक्विड्स की। मोनोफेसिक में हमने पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल, अब आते हैं बाईफेसिक। बाईफेसिक में है बाईफेसिक का मतलब 2 फेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लिक्विड है उसमें आपको अलग अलग 2 फेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने उसका नाम दिया है बाईफेसिक लिक्विड। अब वो फेस 2 सॉलिड भी हो सकते हैं, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में नहीं हो रहा है तो भी बाईफेसिक है, कोई लिक्विड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं मिक्स नहीं हो रहा है तो भी वो बाईफेसिक है। तो ये जो इसकी जो कैटेगरी है बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की कैटेगरी है इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन और सस्पेंशन दोनों जो हैं वो जैसे अगर 2 लिक्विड आपस में मिक्सिबल नहीं है और उसको हमें मिक्स करना है तो आप उसको इमल्शन की फॉर्म में बनाएंगे, और अगर वो सॉलिड है और वो उस पर डिस्पर्स करना पड़ेगा हमें, तो दैट आर नोन एज सस्पेंशंस। तो इसमें जो इमल्शन है उसमें बोथ फेसेस आर अवेलेबल इन लिक्विड, whereas in suspension finally solid divided particles are suspended in liquid medium। जो मैंने आपको बताया कि जो इमल्शन है उसमें दोनों फेस, इंटरनल और एक्सटर्नल फेस जो है वो दोनों लिक्विड होते हैं, और सस्पेंशन में जो हमारा इंटरनल फेस है दैट इज सॉलिड और एक्सटर्नल फेस इज लिक्विड। अब नेक्स्ट हमारा आता है इमल्शन। आप प्रैक्टिकल में इमल्शन प्रिपेयर भी करेंगे, तो प्रैक्टिकल में भी एग्जैक्टली यही सब चीजें आएंगी आपकी कि इमल्शन क्या है, कितने टाइप का होता है, और अगर आपने कोई इमल्शन बना लिया है तो, और या मैंने आपको कोई अननोन इमल्शन दिया है, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो इमल्शन का टाइप क्या है, वेदर दैट इमल्शन इज ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, वो किस टाइप का इमल्शन है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इमल्शंस। तो emulsions are the biphasic liquid preparations that containing 2 immiscible liquid। देखो यहाँ पे हमने टर्म यूज किया immiscible, क्योंकि यहाँ पे 2 लिक्विड्स की बात हो रही है, और अगर यहाँ पे सस्पेंशन की बात करते तो मैं आपको यहाँ बोलती soluble। तो जो हमारा ये जो इमल्शन है इसमें हमारे 2 फेस हैं, एक है हमारा कंटिन्यूस फेस और एक है डिस्पर्स फेस। Continuous phase is also known as external phase and dispersed phase is also known as internal phase। तो ये हमारा external phase है, ये हमारा internal phase है। जो internal phase होता है वो कम होता है, जो external phase है वो ज्यादा होता है। सिमिलरली जो डिस्पर्स फेस है वो कम होता है, जो कंटिन्यूस फेस है वो ज्यादा होता है। ओके, तो द लिक्विड विच आर कन्वर्टेड इनटू माइन्यूट ग्लोब्यूल्स is called as dispersed phase and the liquid in which the globules are dispersed is called continuous phase। इसका मतलब कि मैंने पानी के अंदर ऑयल मिलाया,
तो अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल मिक्स कर रही हूँ तो जो वाटर है दैट एक्ट एज अ कंटिन्यूस फेस, और जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं दैट एक्ट एज, क्योंकि ऑयल कम है, दैट ऑयल इज एक्ट एज अ डिस्पर्स फेस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, वाइस करें, तो अगर मैं ऑयल के अंदर वाटर मिला रही हूँ देन ऑयल इज अ कंटिन्यूस फेस एंड वाटर इज अ डिस्पर्स फेस। ठीक है, तो ये इमल्शन में हमारा कंटिन्यूस फेस ये है और डिस्पर्स फेस ये है। Then dispersed phase is also known as internal phase and continuous phase is also known as external phase. So an emulsion is thermodynamically unstable system that containing of at least two immiscible liquid phase, one of which is dispersed as globule in the other liquid phase, that is stabilized by the third substance is called emulsifying agent. The globule size in emulsion varies from 0.25 to 25 micrometers. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिस्पर्स फेस और कंटिन्यूस फेस है, इन दोनों आपस में मिसिबल नहीं है, तो इन दोनों को मिसिबल करने के लिए हमें इसमें मतलब इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है, तो इन दोनों के बीच में दोस्ती करवाने के लिए हमें किसी को एक बीच में आना पड़ेगा उन दोनों को दोस्ती करवाने के लिए। तो वो जो दोस्ती करवाने के लिए जो आता है बीच में, दैट इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो वो क्या करता है, दोनों लेयर के बीच की टेंशन को कम करता है और वो उन दोनों को आपस में मिक्स होने देता है। लेकिन ये कब तक है, जब तक आप उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में रख रहे हैं। लेकिन अगर आपने वो कंडीशन हटाई तो वो दोनों फेस फिर दोबारा से अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए हमने बोला कि जैसे जैसे थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल मीन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है या वो उसके टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। अगर मैं बोल रही हूँ दैट इमल्शन इज स्टेबल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर मैं इसका टेम्परेचर अबव 40 लेके जा रही हूँ या उसका टेम्परेचर मैं 10 से नीचे लेके आ गई, तो मैंने उस दैट मीन्स कि मैंने उसके टेम्परेचर में वेरिएशन कर दिया। तो वेरिएशन करने पर ये दोनों जो फेसेस हैं वो दोबारा से अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब इमल्शन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। अगर आप इसका इमल्शन का बेस्ट एग्जांपल इज मिल्क। ठीक है, घर में सबके दूध सबने देखा है। मिल्क जो है वो अगर आपने देखा होगा तो हम जब दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है दैट इज कॉल्ड मलाई। तो वो मलाई क्या है कि उसमें दूध में जो ऊपर क्रीमिंग हो गई है, क्योंकि आपने टेम्परेचर राइज किया था, टेम्परेचर राइज किया इसीलिए ऊपर वो क्रीमिंग हो गई है। ठीक है, ये मैंने क्रीमिंग की है, और अगर आप उसको ठंडा कर दें तो भी उसमें क्रीमिंग आ जाती है, ऊपर ऊपर एक लेयर आ जाती है। दूसरा, अगर मैं इसको बहुत विग्रस स्पीड पे मैं इसको स्टीयर करूं, मैंने इसको मिक्सी में डाल के खूब अच्छे से चला दिया, तो जैसे हम बोलते हैं ना मक्खन निकल गया, तो वो मक्खन जो है वो बिल्कुल उससे अलग हो जाएगा। तो दैट मक्खन निकलना, अगर क्रीमिंग है तो क्रीमिंग दोबारा से आप उसको अगर मिक्स करेंगे तो वापस आ सकती है। लेकिन अगर आप उसमें से दैट मक्खन निकलना इज फेस सेपरेशन, आपके दोनों फेस का सेपरेशन हो गया, तो वो दोबारा से रिवर्सिबल नहीं है। बट क्रीमिंग इज रिवर्सिबल, क्रीमिंग में रिवर्सिबल है, बट अगर आपस में फेस सेपरेशन हो जाता है तो वो फेस सेपरेशन रिवर्सिबल नहीं है। जैसे कि अगर आपने मक्खन निकल गया है तो आप उसको दोबारा से मिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मलाई ऊपर आ रही है तो आप दोबारा से उसको मिल्क में मिक्स कर सकते हैं। तो सेम एज इमल्शन, कि अगर आपने उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा एडवर्स कर दी है तो दोबारा अगर इमल्शन ब्रेक हो गया, इमल्शन ब्रेक होने का मतलब है कि दोनों फेस अगर अलग अलग हो गए तो फिर आप उसको दोबारा मिक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली क्रीमिंग हो रही है या सिंपल सा है तो आप उसको दोबारा जब शेक करते हैं तो उसमें वो दोबारा से इमल्शन की फॉर्म ले लेता है। ठीक, तो इसीलिए इमल्शन के ऊपर एक लेबल जरूर लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज, कि अगर ये फेस में क्रीमिंग हो गई है तो जो भी उसमें थोड़ा सा फेस सेपरेशन हो भी गया है तो अगर आप उसको शेक करते हैं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका इमल्शन जो है वो ब्रेक हो गया है। तो ये है हमारा इमल्शन में के एग्जांपल्स हैं, मिल्क, रबर, लेटेक्स, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे आप देखो हमारा फेस एक ये है, एक फेस ये है। तो ये फेस जो है ये वाटर में मिक्सिबल, ये इसके साथ दूसरे फेस का मिक्स नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा स्टर किया, स्टर करने के बाद वो एक बार मिक्स हो जाता है, बट उसके बाद भी अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे तो दोबारा से वो फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो अगेन वो सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन अब हमें करना क्या है, उसको मुझे इस कंडीशन में लेके आना है जिससे वो दोबारा से इस फॉर्म में ना आए। तो हमने इसको क्या किया, इसके ऊपर हमने कोट कर दिया इमल्सिफाइंग एजेंट्स के साथ में।
तो अगर इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ में अगर हम इसको कोट करते हैं तो अब ये दोबारा से सेपरेट आउट नहीं होता है। लेकिन ये जो आपको इसके ऊपर जो ब्लैक फिल्म दिखाई दे रही है, दैट ब्लैक फिल्म इज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम कर रहा है जो उसको सेपरेट नहीं होने देता। लेकिन अगर ये फिल्म जो है ब्रेक हो जाए, ये वाली फिल्म ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा कि ये दोबारा से इस कंडीशन में आना शुरू कर देगा। तो हम इस फिल्म को ब्रेक नहीं होने देते हैं। ये जो लेयर है ये ब्रेक तभी होती है जब हम उसको कोई एडवर्स कंडीशन में रखें, या तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं या मैं उसको इतना ज्यादा स्टेयर कर दूं कि ये जो लेयर हमने बनाई है वो लेयर ब्रेक हो जाए। तो ये डिफरेंट स्टेप्स थे कि हम इमल्शन कैसे बनाते हैं। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमल्शन। तो अगर हम नॉर्मली मैं फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इमल्शन सिर्फ दो टाइप का होता है। वो होता है वाटर इन ऑयल और दूसरा होता है ऑयल इन वाटर। ठीक है, हमारे आप लोगों के हिसाब से सिर्फ अभी इमल्शन जो है ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है। लेकिन जैसे जैसे आप और आगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे तो इमल्शन की कैटेगरीज और बढ़ती जाती हैं। जैसे डिपेंडिंग ऑन ग्लोब्यूल साइज तो हम बोलते हैं माइक्रो इमल्शंस एंड फाइन इमल्शन। दैट माइक्रो इमल्शंस मे बी वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। तो इनमें क्या है, अभी मैंने आपको बताया था इमल्शंस का में जो ग्लोब्यूल का साइज है, दैट ग्लोब्यूल साइज इज लाइज इन बिटवीन 0.25 टू 25 माइक्रोमीटर्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया, तो दैट आर नोन एज माइक्रो इमल्शन। लेकिन फाइन इमल्शन जो है उनका साइज और छोटा हो जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप का इमल्शन है, वो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन मतलब यहाँ पे ऑयल इन वाटर है, अब हमने बताया यहाँ पे वाटर इन ऑयल इन वाटर, यानी कि वहां पे सैंडविच टाइप बना हुआ है, और यहाँ पर है ऑयल इन वाटर इन ऑयल। तो ये इनको हम बोलते हैं मल्टीपल इमल्शंस। तो अभी हम सिर्फ स्टडी करेंगे ये दो इमल्शंस की, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। तो व्हाट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन? इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन इज, जो चीज यहाँ पर है, यानी कि जो ये पहले लिखी हुई है वाटर, तो वो हमारा होता है डिस्पर्स फेज, और जो बाद में लिखा होता है दैट इज नोन एज कंटिन्यूस फेज। यानी कि ये हमारा इंटरनल फेज होता है और ये हमारा जो है एक्सटर्नल फेज है। अब आप यहाँ देखो, जो हमारा ऑयल है दैट ऑयल इज कंटिन्यूस फेज एंड दैट वाटर इज अ डिस्पर्स फेज। तो जो चीज ऊपर लिखी होगी वो होगी हमारी डिस्पर्स फेज, और जो चीज बाद में होगी वो होगी हमारी कंटिन्यूस फेज। So in this system, water is a dispersed phase and oil is a continuous phase. So water in all type of emulsion generally meant for external use. For example, butter, lotions, creams, etc. In rare case, they are usually internally. क्योंकि अगर हमारा continuous phase oil है, इसका मतलब कि हमें oil का taste ज़्यादा आएगा। तो क्या होगा कि ऑयली प्रिपरेशंस होगी, तो तब हम बोल सकते हैं कि हमारा वाटर इन ऑयल है। तो जो क्रीम लोशन जो हम लोग लगाते हैं, दैट क्रीम एंड लोशन जो हम लगा रहे हैं वो हम सूदिंग एक्शन के लिए लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे स्किन के ऊपर एक ऑयल की लेयर आनी चाहिए। तो वो लेयर तभी आएगी जब हमारा कंटिन्यूस फेस जो है वो ऑयल होगा। तो मोस्टली जो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस होते हैं दैट आर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। बहुत ही कम, जैसे लेक्सेटिव्स वगैरह हैं, दैट लेक्सेटिव्स आर यूज एज इंटरनली, जिसमें हमारा कंटिन्यूस फेस जो है वो ऑयल होता है। अब लेक्सेटिव्स क्या होते हैं? जब मोशंस नहीं आते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मोशंस नहीं आते हैं, तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए लेक्सेटिव्स यूज किए जाते हैं। लेक्सेटिव यूज करते हैं तो आपके मोशंस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे प्रिपरेशंस हैं जो इंटरनली वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस में होते हैं। अगर होते भी हैं तो दैट आर लेक्सेटिव्स। नेक्स्ट कम्स टू ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ऑयल इन वाटर टाइप में इमल्शन में अब हमें पता है कि हमारा वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेस है और ऑयल हमारा जो है वो डिस्पर्स फेस है। Then oil in water type are also meant for internal use and external use. For example, vitamin A in corn oil, liquid paraffin in water, etc. For example, for external use, benzyl benzoate emulsion is used as a external use के लिए use किया जाता है। अब आते हैं माइक्रो इमल्शंस। देन व्हाट आर माइक्रो इमल्शंस? तो माइक्रो इमल्शंस वो ऑयल इन वाटर भी हो सकता है, वाटर इन ऑयल भी हो सकता है, बट इनका ग्लोब्यूल साइज है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल इमल्शन से, यानी कि सिंपल इमल्शंस का ग्लोब्यूल साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है।
So these are clear dispersions, oil in water or water in oil, in which the globule size is 10 nanometers to 0.1 micrometers. तो यानी कि यहाँ पे ग्लोब्यूल का साइज जो है वो बहुत कम है और नियर अबाउट ये क्लियर ही दिखाई देता है। और अधिकतर माइक्रो इमल्शन ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है एज कंपेरेटिव टू सिंपल इमल्शंस, और दैट माइक्रो इमल्शन आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट होते हैं. They are mixture of biphasic oil water system and stabilized by the emulsifying agents or surfactants. Then fine emulsions, normally these have a milky appearance. The globule size range from 0.25 to 25 micrometers. Then multiple emulsions में water in oil in water, oil in water in oil. तो यहाँ पे हमारा जो फेस है उसको दो बाउंड्री में, यानी कि ऑयल को हमने दो बाउंड्री में कवर किया हुआ है, वाटर के साथ में और दोनों साइड वाटर के साथ में. और इन सेकंड केस यहाँ पे हमारा जो ऑयल के साथ कवर है. तो दिस इमल्शंस, मल्टीपल इमल्शंस आर यूज्ड फॉर इंटरमस्कुलर थेरेपी और फॉर सस्टेन्ड रिलीज. सस्टेन्ड रिलीज मतलब लंबे एक्शन के लिए. अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? क्या है कि अगर मैंने आपको एक इमल्शन दे दिया और आपको नहीं मालूम कि वो इमल्शन कैसा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इमल्शन ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 6 टेस्ट हैं. फर्स्ट टेस्ट इज डाइल्यूशन टेस्ट, सेकंड वन इज कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट, फ्लोरोसेंट टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट एंड पेपर टेस्ट. ठीक है. अब व्हाट इज डाइल्यूशन टेस्ट? दैट डाइल्यूशन टेस्ट इज कि जो इमल्शन है उस इमल्शन को अगर मैं डाइल्यूट करती हूँ, जैसे अगर मेरा ऑयल इन वाटर है, तो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है वो उसमें वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेस है. तो अगर मैं उसके अंदर वाटर ऐड करूंगी तो वो इजीली उसको मिक्स कर लेगा कि कंटिन्यूस फेस वाटर था. लेकिन अगर मैं उसमें ऑयल ऐड करूंगी तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. तो उसको फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या वाटर ड्रॉपलेट्स के वजह से थ्रू. तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कंटिन्यूस फेस क्या है. अगर उसमें वाटर इजीली डिसॉल्व हो जाता है और वो वाटर की ड्रॉपलेट आपको दिखाई नहीं दे रही है, दैट मीन्स कि उसमें जो है वो कंटिन्यूस फेस हमारा वाटर है. अगर आपको पता चल जाए कि आपका कंटिन्यूस फेस वाटर है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल टाइप है. So the emulsion is diluted with water. After dilution, emulsion remains stable. Then it's said to be oil in water type emulsion, or because of water is a continuous phase. If emulsion is break after dilution with water, then it's said to be water in oil type of emulsion. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर हमारा इमल्शन ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा कंटिन्यूस फेस है वो हमारा ऑयल था. तो ये हमारा ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल का हमने ये देखा. देन नेक्स्ट कम्स टू कंडक्टिविटी टेस्ट. तो ये तो हमें मालूम ही है कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम यहाँ पे वही वाला वो यूज करते हैं. तो दैट कंडक्टिविटी टेस्ट इज परफॉर्म by dipping of water as a pair of electrode. अब आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा इमल्शन है, इस इमल्शन में हमने यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रोड और एक ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है. ठीक है. तो अगर ये जो इलेक्ट्रोड है अगर ये जल जाता है तो यहाँ पे आपने इसके साथ एक बल्ब को अटैच कर दिया है. अगर ये जलता है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे करंट पास हो रहा है. तो करंट पास तभी होगा, करंट फ्लो तभी करेगा जब यहाँ पर लिक्विड होगा. ठीक है. और अगर आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो इस मीन कि वहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा है. तो इफ द बल्ब ग्लोज इट्स सेड टू बी ऑयल इन वाटर टाइप, क्योंकि वाटर इज अ कंटिन्यूस फेस, तो हमारा करंट फ्लो करेगा. लेकिन अगर आपका कंटिन्यूस फेस ऑयल है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो क्योंकि ग्लो क्यों नहीं करेगा? बट बिकॉज ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. देन नेक्स्ट इज डाई टेस्ट. डाई टेस्ट में
हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो डाई टेस्ट है, इस डाई टेस्ट में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, दैट रेड कलर इज स्कारलेट रेड। स्कारलेट रेड जो है दैट इज ऑयल सॉल्युबल डाई। लेकिन अगर मैं बात करूं, दूसरा डाई है हमारा एमरंथ। एमरंथ कलर इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर हमारे को ये स्कारलेट रेड नहीं मिल रहा है तो हम एमरंथ ले सकते हैं, दैट एमरंथ इज वाटर सॉल्युबल डाई। तो हम वाटर सॉल्युबल डाई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऑयल सॉल्युबल डाई में जो स्कारलेट रेड है दैट इज ऑयल सॉल्युबल डाई। और मैंने इसको एक स्लाइड लिया, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो होती है उस पर मैंने उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने के लिए उसके ऊपर मैंने इमल्शन डाला। और उस इमल्शन को डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ये स्कारलेट रेड ऐड कर दिया। तो ये जो स्कारलेट रेड है ये ऑयल सॉल्युबल है। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं सिर्फ वो ड्रॉपलेट्स ही कलर हुई हैं, तो अगर आपको कलरफुल ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब कि वो जो ऑयल है वो उस ऑयल के साथ ही मिक्स हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्कारलेट रेड है वो सिर्फ ऑयल के साथ मिक्स हुआ है। तो यानी कि जो ड्रॉप ड्रॉप आपको रेड दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिस्पर्स फेस है दैट डिस्पर्स फेस इज ऑयल। अगर डिस्पर्स फेस ऑयल है तो हमारा किस टाइप का इमल्शन हो जाएगा? ऑयल इन वाटर टाइप। इसका मतलब कंटिन्यूस फेस क्या हो गया हमारा? वाटर। लेकिन रिवर्स है, अगर मुझे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कलर लेस दिखाई देती हैं और जो बाहर वाला जो हमारा जितना भी इमल्शन है वो मुझे कलर दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये जो हमारा फेस है ये वाला, ये कंटिन्यूस फेस क्या होगा? ऑयल होगा। तो हमारा कंटिन्यूस फेस क्या है? वो ऑयल होगा फिर। ठीक है, तो ये हमारा किस टाइप का इमल्शन दिख रहा है? यहाँ पे ये इमल्शन दिख रहा है मुझे वाटर इन ऑयल टाइप। तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस फेस क्या है? वो ऑयल है। तो अगर मैं बोलूँ, मेरे उल्टा भी हो सकता था कि अगर मैं इसमें एमरंथ कलर ऐड करती तो एमरंथ के केस में ये वाला जो है जो कलर है वो कलर यहाँ पर होता, क्योंकि जो कंटिन्यूस फेस है कंटिन्यूस फेस कलर होता फिर। और ये जो रेड रेड ड्रॉपलेट्स हैं वो, यानी कि ये स्लाइड उल्टी इधर आती, ये वाली स्लाइड यहाँ पर आती और ये वाली स्लाइड यहाँ पर आती अगर मैं यहाँ पर एमरंथ एज अ डाई यूज करती। ठीक है, तो अगर आपके पास वाटर सॉल्युबल डाई है तो आप वाटर सॉल्युबल डाई यूज कीजिए। अगर आपके पास कलर ऑयल सॉल्युबल डाई है तो आप ऑयल सॉल्युबल डाई यूज कीजिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी डाई यूज कर रहे हैं और वो डाई किस में सॉल्युबल है, ऑयल में कि वाटर में। Then next comes to fluorescent test. Fluorescent test in certain fixed oil possess the physical properties of fluorescing in the presence of ultraviolet rays. तो यहाँ पे जो ऑयल्स होते हैं अगर आप उस पर अल्ट्रावायलेट रेज ऐड डालें तो वो एक पर्टिकुलर फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। तो इफ एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप ग्राउंड इज फ्लोरेसेंस देन इट्स सेड टू बी वाटर इन ऑयल। अगर आपको फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब फ्लोरेसेंस बिकॉज ऑफ ऑयल दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे ऑयल ज्यादा है। लेकिन अगर आपको फ्लोरेसेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही है, इट मींस यहाँ पे फ्लोरेसेंस जो आपका जो कंटिन्यूस फेस है वो वाटर है। तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम एज पर फ्लोरेसेंट टेस्ट। देन क्रीमिंग, the direction of creaming identifies the emulsion type. If the densities of aqueous and oil phase are known, so water in oil emulsion normally cream downward. अगर आपका water in oil type emulsion है तो जो क्रीम है वो नीचे बनेगी, यानी कि जो मलाई तो हम जो बोल रहे हैं ना कि क्रीमिंग जो है वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, और अगर आपका जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप है तो क्रीमिंग जो है वो अपवर्ड होगी। ठीक है, तो इससे हम क्रीमिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर आपका जो इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। देन कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। In cobalt chloride test, pour the emulsion on filter paper, then it's soaked in cobalt chloride solution and allowed to dry. So it turns from blue to pink. Then the emulsion is said to be oil in water type of emulsion. This test fail if emulsion is unstable or break in the presence of electrolyte.
ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ये ब्लू टू पिंक कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारा इमर्शन होगा ऑयल इन वाटर टाइप। इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल ये कलर चेंज नहीं होगा। देन फिल्टर पेपर टेस्ट। फिल्टर पेपर टेस्ट तो नॉर्मली आप लोग एड में भी देखते रहते हैं कि जैसे आपने कोई चीज डाला और उसका स्टेन आ जाता है उसके ऊपर, तो हम बोलते हैं कि पानी होता तो उड़ जाता, बट ऑयल ज्यादा है तो ऑयल का स्टेन आता है। तो दिस ड्रॉप इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ ऑयल इन वाटर विल स्प्रेड आउट रैपिडली व्हेन ड्रॉप्ड इनटू फिल्टर पेपर। तो अगर वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है तो वो फिल्टर पेपर हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो कंप्लीटली ड्राई हो गया है, क्योंकि वाटर पूरा का पूरा उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप, तो वो जो ऑयल है वो ऑयल जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रिटेन करेगा, तो वहां पे हमें एक स्टेन दिखाई देगा ऑयल का। तो उससे हम फिल्टर पेपर से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इमल्शन है वो किस टाइप का, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। देन नेक्स्ट कम्स टू सस्पेंशन। अभी तक हम बात कर रहे थे इमल्शन की। इमल्शन में हमारे दोनों जो फेस थे, डिस्पर्स फेस और कंटेनर फेस, दोनों लिक्विड थे। इन केस ऑफ सस्पेंशन हमारा जो डिस्पर्स फेस है वो सॉलिड है और जो कंटेनर्स फेस है वो हमारा लिक्विड है। तो सस्पेंशन आर द बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स ऑफ मेडिकमेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 micron आर डिस्पर्स्ड इन a liquid or semi solid vehicle with aid ऑफ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। यानी कि जो हमारे डिस्पर्स पार्टिकल हैं वो एक भी हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकता है। इन विच सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज अ डिस्पर्स फेस whereas liquid vehicle act as a continuous phase. The external phase that is known as suspending medium, जो हमारा जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं, that are also known as suspending medium, is generally aqueous. In some instance it may be organic or oily liquids for non-oral use. ओके और यहाँ पे जो हमारी जो सस्पेंडिंग जो लिक्विड है वो उन दोनों को मिक्स करने के लिए, यानी कि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है और जो लिक्विड है उन दोनों को मिक्स करने के लिए जो हम कंपाउंड, यानी कि दोनों को पास लाने के लिए हमें तीसरे की जरूरत पड़ेगी। दैट तीसरा इज नोन एज सस्पेंडिंग एजेंट। क्योंकि वहां पे इमल्शन में क्या यूज कर रहे थे हम, इमल्सिफाइंग एजेंट, और यहाँ पे जब इन दोनों को मिक्स करने के लिए जो हम एक जो यूज करते हैं एजेंट, दैट एजेंट इज नोन एज सस्पेंडिंग एजेंट। तो द पार्टिकल साइज ऑफ नॉन ओरल सस्पेंशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ग्रिटीनेस टू द स्किन। Advantages of suspension can improve chemically stable of certain drugs, for example procaine, penicillin, and drug in suspension exhibit higher rate of bioavailability than other dosage form. तो ये है, मतलब बायोअवेलेबिलिटी का मतलब वो क्या होता है कि अगर मैंने उसको ओरली लिया है तो वो हमारे ब्लड में कितना प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन सबसे पहले सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में अवेलेबल होता है, उसके बाद नंबर आता है सस्पेंशन का, उसके बाद नंबर आता है कैप्सूल्स का, मतलब यहाँ पे इमल्शन भी आ जाएंगे, इमल्शन भी है, फिर उसके बाद आते हैं कंप्रेस टैबलेट और उसके बाद आता है कोटेड टैबलेट्स का। तो ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, हम इसका एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी देर में हमारे वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन सस्पेंशन एंड सस्पेंशन कैन बी मास्क। सस्पेंशन में अगर हम दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं तो उसके टेस्ट को हम मास्क कर सकते हैं। अगर उसके हमारे ड्रग का टेस्ट बहुत खराब है, अगर अनप्लीजेंट टेस्ट है या बिटर टेस्ट है, जैसे कि क्लोरमफेनिकॉल का टेस्ट खराब होता है, लेकिन हम उसको सस्पेंशन बना के उसके टेस्ट को मास्क कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन आर दे आर फिजिकली जो स्टेबिलिटी है कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपैरेटिव टू जो हमने पीछे बात की थी ना, ये कैप्सूल, कंप्रेस टैबलेट, इनसे कंपेयर करें तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है और इनको बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो बीच में हम बात करें सस्पेंडिंग एजेंट, उसका सिलेक्शन करना, फिर वो लिक्विड फॉर्म में है तो थोड़ा वाटर के साथ हम ऐड करते हैं। अगर हमारा जो ड्रग है दैट ड्रग इज हाइड्रोलाइज अगर हो जाता है तो उस केस में जो वाटर है
वो वाटर उसको हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो जो ड्रग रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाता है उसको हम सस्पेंशन की फॉर्म में नहीं दे सकते। और नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज जो है वो नहीं आ पाता है। जैसे टैबलेट और मैंने कैप्सूल लिया है, टैबलेट और कैप्सूल लिया तो ये यूनिट डोसेज फॉर्म है, और अगर आप ले रहे हैं तो आपका टोटल कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ड्रग ही आपका उसमें जा रहा है। लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन या लिक्विड डोसेज फॉर्म हम कैलकुलेटेड अमाउंट डोज नहीं लेते हैं, और उसके ऊपर हमें एक लेबल लगाना पड़ता है, शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि अगर आपने ये लेबल नहीं लगाया और आपने उसको लेने से पहले शेक नहीं किया तो हो सकता है कि ये बॉटल के अंदर हमारा जो ड्रग पार्टिकल है पूरा वो नीचे सेटल हो गया हो। तो आपने ऊपर ऊपर पानी पानी रहेगा या लिक्विड, वो ड्रग का कंटेंट बहुत कम रहेगा, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी डोज में। तो उस केस में हम उसको शेक करना पड़ता है। ऑल सस्पेंशन आर रिक्वायर्ड फॉर शेक वेल बिफोर यूज, उसके होता है। देन स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन में लीड टू चेंज इन डिस्पर्स सिस्टम, स्पेशली व्हेन दे आर फ्लक्चुएटिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगी।